अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, स्टेटमेंट इनके लिए गिवन है कि डिटरमाइन इफ द सिस्टम इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर कंसिस्टेंट और डू नॉट अप्लाई सॉल्व द सिस्टम। इसमें ये सिर्फ कह रहा है कि आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपने ये देखना है कि ये सिस्टम जो है ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। यूनिक या मैनी, यूनिक और मैनी दोनों के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, या यूनिक होगा सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि इसके मैनी सॉल्यूशंस या यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक और मैनी है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। और अगर इन केस आपका सॉल्यूशन नो आ जाए तो नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो सिस्टम है ये आपका फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर इन केस आपका सॉल्यूशन नो आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर यूनिक आ जाए या मैनी सॉल्यूशन आ जाए तो इट मींस कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर उनका नो सॉल्यूशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर उसका सॉल्यूशन आ जाए, यूनिक आ जाए या मैनी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, ये स्टेटमेंट। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और वो तो आपको पता है कि अगर इस तरह का इनकेस इक्वेशन आ जाए कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 और यहाँ पे कोई ऑगमेंटेड लाइन है, सपोज 5 है, और यहाँ इस तरह से आ जाए कि 0 -1 और 2 और 4, और फिर इन केस आ जाए 0 0 और 0, इसका मतलब है मैनी सोल्यूशन। अगर इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए 1 2 3, मैं ये जनरल लेकर आऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई नंबर्स हैं और यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ 0 -1 2 और 4, और लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास 0 0 0, और यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए, कोई नॉन जीरो नंबर सपोज 4 आ जाए या 3 आ जाए, इसका मतलब है कि इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन है। और यूनिक के लिए तो आपको पता है कि दोनों साइड्स पे अगर लास्ट में नंबर ऑफ पिवट्स, अगर यहाँ भी कोई नंबर आ जाए यहाँ पे और यहाँ भी नंबर है, तो फिर वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो फिर हमने सिर्फ और सिर्फ इतने ही देखना है कि सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक है, नो है या मैनी है। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। दोनों का स्टेटमेंट और सेम स्टेटमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टेटमेंट में। बस इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है, कोई भी क्वेश्चन हो मैं इसमें से एक क्वेश्चन लेकर आऊँ। कौन सा क्वेश्चन लिख लो आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लूँ या 16? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 2x1 - 4x4 इज इक्वल टू -10। 2x1 - 4x4 इज इक्वल टू -10। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज है 1.1। इसको हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि 2x1 - 4x4, 2x1 - 4x4 इक्वल टू x1 - 4x4 इज इक्वल टू -10, और 3x3 + 3x2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -10, और ये 3x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0, और इसके बाद जो है वो है
x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू -1, x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। और लास्ट रो जो है वो है -2 और 1 इज इक्वल टू 5। जवाब भाई क्या कर रहे हो यार? में मुझे साउंड एग्जैक्टली नहीं आ रहा, मेरी इसमें थोड़ा इशू आ रहा है ये हैंड फ्री में। जो भी है वो चैट में बताएं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चैट को कंटिन्यूसली। इसके बाद जो है अब हमने इसको ये सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, शो करना है कि क्या हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं, सिर्फ ये बताना है। तो कंसिस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे x1 है, इसके बीच में x2 और x3, बीच में यहाँ पे x2 x3 मिसिंग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, कोफिशिएंट x1 का 2 है, यहाँ पे x2 नहीं है 0, x3 भी नहीं है 0, x4 की वैल्यू -4 है। और फिर हम यहाँ पे ऑगमेंटेड लाइन लगाएंगे, ऑगमेंटेड लाइन के बाद यहाँ पे -10 है, ठीक है। ये फर्स्ट रो के लिए। अब सेकेंड रो के लिए यहाँ पे x1 मिसिंग है और यहाँ पे x4 नंबर मिसिंग है, x4 और x1। तो इसका मतलब है कि यहाँ x4 की जगह 0 रखेंगे, यहाँ x1 की जगह 0 रखेंगे। तो ये रख रहे 0, x3 की कोफिशिएंट, x2 की कोफिशिएंट 3 है, x3 का 3 कोफिशिएंट है, फिर 0 है और ये भी 0 है। यहाँ पे आप लगाएंगे तो x2 यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे x1 भी 0 और x2 दोनों 0 है। ये लिखेंगे 0 0 1 4 और इज इक्वल टू -1 रख लें। इसके बाद इसकी कोफिशिएंट यहाँ पे हर सबकी कोफिशिएंट है -3 3 2 1 इज इक्वल टू 5। तो ये लिख रहे -3 और फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 5। अब हमने क्या करना है, इसको इशेलॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो हमने कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि ये आपका पिवट पोजीशन है, फर्स्ट रो का ये पिवट पोजीशन है। इसके नीचे एलिमेंट्स को हमने जीरो करना है, तो हमने इस एलिमेंट को जीरो करना है। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू पिवट पोजीशन जीरो करना है। तो हम इसको कैसे जीरो करें, इसके लिए हम ऑपरेशन लेकर आए। और ऑपरेशन के लिए रूल क्या है कि हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट रो को 3 से, इसका मतलब है कि ये हम जीरो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये चेंज हमने करना है रो नंबर 4 में, इसलिए रो 4 हम फर्स्ट मेंशन करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय R4, अगर रो नंबर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और रो नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को आपस में ऐड कर दूं, क्योंकि साइन चेंज है, यहाँ नेगेटिव साइन है यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर एडिशन होगा। तो ये ऑपरेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो मैट्रिक्स में जो न्यू मैट्रिक्स है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 0, बाकी रोज एज इट इज आएंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट रो में आपकी चेंजेस आएगी। और ये है -10, ये एज इट इज लिख लें। सेकेंड रो में क्या करना है, वो भी आपका एज इट इज आएगा, कोई चेंज हमने इसमें करना ही नहीं है। और एक काम करें ताकि ये इजी हो जाए, इस रो को अगर मैं रो नंबर 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरा रो डिविजिबल है। देखिए अगर इस रो को देख ले, ये पूरा रो जो है ये डिविजिबल है 3 से। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो इजी हो जाएगा, 1 1 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आ, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। क्योंकि आप रो ऑपरेशन में डिवीजन आप कर सकते हैं, किसी भी रो को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपका 0 आ जाएगा और वो भी 0। इसके बाद जो है ये 0 0 1 4, ये एज इट इज लिख ले क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं करना।
अब चेंज हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट रो में करना है क्योंकि इसको जीरो करना है। तो जो चेंज आएगा लास्ट रो में, हाँ लास्ट रो में -3 -3 2 3 1 है। अच्छा, मैं देखता हूँ फिर भी लास्ट रो में क्या है। लास्ट रो में दोबारा भी देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने मेंशन किया है कि -3। अच्छा, लास्ट रो में है -3। ये लास्ट रो है -3 2 3 1। मैंने क्या लिखा है? -3 2 3 1 5। अब देखता हूँ -3 2 3 1 -3। अच्छा, ये 2 3 1 है, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, बस बाकी मेथड करेक्ट कर दे। -3 ये 2 है, चलिए इसको मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा, क्या आपने बताया? -3 2, और ये भी मैं 3 कर देता हूँ। -3 2 3, इसको मैंने 3 किया तो ये हो जाएगा -3। इसको भी मैंने 2 बनाया, 3 2। ये 2 किया मैंने और इसको मैंने 3 बनाया क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन इस तरह से है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। या इसको मैं एरेज करके दोबारा लिखता हूँ। ये 2 है, ये 3 है। ये आपका 2 है, ये 3 है। अच्छा, अब इसको ऑपरेशन करके लिख लें। 3 से मल्टीप्लाई कर इसको 2 से, तो 6 - 6 ये हो जाएगा 0। इसको 3 से करी वैसे भी 0 है, और इसको 2 से करेंगे तो 4 + 0 से 4 आ जाएगा। तो रो नंबर 4 को, पूरे रो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हर एक एलिमेंट को 2 से, देखें ऐसे मैं लेकर आऊँ, इसको भी 2 से करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। इस रो से हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें। और रो नंबर 1 के हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट रो नंबर 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें। तो देखिए, ये रो नंबर 1 के साथ यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करें। हर एक एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और आपस में इन दोनों को ऐड करें। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें। तो देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो न्यू जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो क्या होगा? ये 6 हो जाएगा, ये 6, 6 - 6 0। ये तो 3 और 0 जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 और ये आ जाएगा 4। 4 + 0 से 4 आएगा। 0 से 3 मल्टीप्लाई करिए, 0 है और ये 6 है। 6 + 0 से यहाँ पे आ जाएगा 6। और इसको अगर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा -12। -12 और ये 2 है, -12 + 2 से आ जाएगा -10। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ये -30 है और ये 10 है, तो इससे -20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा पेवेट जो है वो सेकंड रो में आपने देखना है कि सेकंड रो में पेवेट क्या आ रहा है आपका। तो उसी के रिस्पेक्ट से आपने फॉलो करना है। ये देखिए, आपके फर्स्ट रो का पेवेट है, फर्स्ट रो का ये पेवेट पोजीशन है। ये सेकंड रो में पेवेट पोजीशन आपका ये एलिमेंट आ रहा है, और थर्ड में ये एलिमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट भी जीरो कर सकते हैं, या इसको पहले जीरो बनाएं। इसको कैसे जीरो करेंगे? ये जीरो कर दे विद रिस्पेक्ट टू पेवेट पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट से इसको जीरो बनाएं। तो जब जीरो बनाएंगे हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि R4, रो नंबर 4 -4 टाइम R2। इसको 4 से करें और दूसरी को 2 से, रो नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। मतलब रो नंबर 2 के हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से? इसके हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें। और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें। तो जो मैट्रिक्स बनेगा नया, न्यू मैट्रिक्स जो आएगा वो आपका ये वाला मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि न्यू मैट्रिक्स जो होगा वो ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये आपका न्यू मैट्रिक्स, इसके बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आएगा 2 0 2। पहले रो में कोई चेंज नहीं आ रहा, 2 0 0 -4 0 -4 -10। सेकेंड रो में आपका कोई चेंज नहीं आ रहा। ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रो नंबर 4 में चेंज कर रहे हैं, रो नंबर 4 में हम चेंज कर रहे हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा सेकेंड रो में। कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये 1 1 0 और 0 है।
फिर थर्ड रो में है 0 0 1 4 -1। और फोर्थ रो जो है आप इसको आपस में ऐड करें, ये 0 आ जाएगा, ये 4 है और ये -4 है। इसको अगर आपस में देख ले तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको चेक करें, देखिए ये 4 और ये -4। तो 4 और -4 अगर आप यहाँ देख लिए, 4 है ये -4 है, ये 0 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 और ये 6 है, 4 और 6 से आ जाएगा 10। ये 0 है, 0 और ये -10 है, तो ये -10 आ जाएगा। अगर ये देख ले तो ये 0 है और ये -20 है, तो ये -20 ही अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ये फर्स्ट पेवेट है इस रो का, फर्स्ट रो का। ये सेकंड रो का पेवेट है, ये थर्ड रो का पेवेट है। अब इसके रिस्पेक्ट से हमने ये 0 करना है पेवेट के रिस्पेक्ट से, तो पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहे कि रो नंबर 3 को मैं डिवाइड करूँ 10 से, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये फिर दो स्टेप्स आ जाएंगे बीच में। बट डायरेक्ट लिख ले, इसके लिए हम ऑपरेशन लिखते। और इसको अगर मैं पूरे रो को 10 से मल्टीप्लाई करूँ और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब R3, सॉरी R4 -10 R3, रो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें तो आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फाइनल मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। और अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 0 1 1 और 0 0। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मुझे आप लोगों का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो जो भी क्वेश्चन पूछना है वो फिर चैट में पूछ लें। ये हो जाएगा 0, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसके हर एक एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, और नीच के साथ 8 करें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके सब दोनों 8 करें। तो ये तो ऑलरेडी 10 0 से मल्टीप्लाई भी करे, 0 + 0 0। और ये भी 10 से 0 से मल्टीप्लाई करे और नीचे भी 0 है, तो ये भी 0। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, और इससे माइनस करना है, 10 -10 0, -10 और ये 40 हो जाएगा। -10 -40, इससे आ जाएगा -50, ये -50 हो जाएगा। ये 0 है, ये -50 हो जाएगा। सद वेटिंग इन रूम कहाँ पे है? वेटिंग में है। ये मैंने आप लोगों के स्टूडेंट्स मैंने एंटर कर दिए सारे। इसके बाद इसको जब आप करेंगे 10 -40 से आ जाएगा -50, और -20 -10 से आ जाएगा -30। तो अगर आप क्वेश्चन को देख ले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप इसको देख ले आगे, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाकी। अब सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट देख ले। स्टेटमेंट में हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, ये आपका एक पेवेट पोजीशन है, ये दूसरा पेवेट पोजीशन है, ये तीसरा है, ये चौथा पेवेट है, और यहाँ पे भी नंबर है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन इसको कहते हैं, क्योंकि हर साइड पे इसका, देखिए ये भी पेवेट है, ये सेकंड पेवेट है, ये थर्ड पेवेट है, ये सब नीचे 0, ये फोर्थ पेवेट है, और यहाँ पे भी नंबर है। इसका मतलब है सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिर्फ हमने ये देखना था कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो आप लिखेंगे कि द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि सॉल्व नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये अगर आप क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन पढ़ ले, तो इसमें इन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया है कि आप ये देख ले कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 16 आर कंसिस्टेंट, और बाद में लिखा है कि डू नॉट कंप्लीटली सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम को आपने सॉल्व आगे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने पहले भी क्लास के स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी बता रहा हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक आ जाए तो उसको कहते हैं, या मैनी सोल्यूशन आ जाए
कंसिस्टेंट का मतलब ये था कि अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए, तो स्टूडेंट्स लेट आए क्लास में, उसको मैं तो दोबारा भी, यूनिक सोल्यूशन आ जाए या इन केस मैनी सोल्यूशन आ जाए, तो हम लिखते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है, मैनी सोल्यूशन अगर आ जाए, मैनी या यूनिक। और अगर इन केस नो सोल्यूशन आ जाए, तो नो का मतलब ये होता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। नो सोल्यूशन पे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होता है। बस ये सिर्फ हमने शो करना था, और ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम है किसी को तो पूछे। तो कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ लें, जो भी प्रॉब्लम है या क्लियर है तो बता दें। अच्छा ठीक है। अब के बाद जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन है लास्ट वन, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना, दो दो क्वेश्चन है, ये दोनों सेम है। इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम भी फिर जूम का एंड हो जाता है लास्ट में। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए स्टेटमेंट देखिए गिवन है, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट गिवन है। इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि डू द थ्री लाइंस, तो तीन लाइन गिवन है, वन लाइन, टू लाइन और थर्ड लाइन, हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन आ जाए या मैनी आ जाए, तो इसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइन है और इसका सोल्यूशन यूनिक आ जाए, या तीन लाइन है उसका सोल्यूशन इन केस यूनिक आ जाए, तो इसका मतलब है कि तीनों तीनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सिंगल पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन। अगर मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि पहला लाइन या इसके बाद दूसरा लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आएगा, थर्ड सेकंड लाइन, या फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगा। तीनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये मतलब मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका सोल्यूशन होता है कि मैनी सोल्यूशन है। मैनी सोल्यूशन का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक। और अगर इन केस नो सोल्यूशन आ जाए, तो इसका मतलब है कि तीनों लाइन, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और यहाँ पे कोई लाइन L3 है, ये तीनों जो है ये पैरेलल जा रहे हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि इसका सोल्यूशन जो है ये नो होगा। अगर नो हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अगर यूनिक आ गया तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं नहीं आया तो इसका मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये अब हमने इसी को डिस्कस करना है। तो ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आप चूज करें, ताकि उसी को मैं एक्सप्लेन करूं। 17 और 18 दोनों सेम है, इसमें से मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसी 17 को ही देख ले बस। 17 है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू -1। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज आपका वही 1.1 है, 1.1 एक्सरसाइज का है। और क्वेश्चन है 2x1 पहले का, 2x1 माइनस थ्री प्लस 3x2 इक्वल टू -1। 3 2 इज इक्वल टू -1, पहला वन है 3। मैं डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, चलिए इसको लिखना तो कर लेते हैं। ये 2 3 इज इक्वल टू -1। 2x1 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू -1, ये एक आ रहा है। दूसरा जो है वो है ये जो दूसरा लाइन 6x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0। 6x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 0। अगर ये जूम ऑन है क्योंकि यहाँ शो हो रहा है, तो अपने जो माइक है अपना वो बंद कर दें।
शो हो रहा है, लेकिन फिर आपकी वीडियो में जहाज की खिड़की बंद करो जवान भाई। आवाज आएगी। इसके बाद जवाब अजीब आदमी है यार। नेक्स्ट वन, सेकेंड रो बी कर दिया मैंने। थर्ड है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, बिल्कुल सिंपल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आए या मैं नहीं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं। देखिए 2 3 -1। दूसरा लाइन क्या है? 6 5 0। थर्ड वन है 2 3 0। 2 3 0। तो इन दोनों को पहले जीरो करें विद रिस्पेक्ट टू R1। विद रिस्पेक्ट टू R1 ये दोनों जीरो करें। तो ये इसको जब आप जीरो करें, हमने इस पिवट के रिस्पेक्ट से ये 6 और ये 2 0 करना है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस 3R1। और इसके लिए हम लिखेंगे कि R3 माइनस R1, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 -1। दूसरा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, सॉरी 6 - 6 मल्टीप्लाई करें। पहले जो रो है उसको मल्टीप्लाई करें 3 से। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें सेकंड रो से। तो देखिए 6 - 6 0। ये 5 है और 5 - 6, 3 2 6, 5 - 6 आएगा -1। ठीक है, ये 0 है। और 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 0 + 3। 0 + 3 से 3 आ जाएगा। और अब ये दोनों आपस में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें। तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, और 0 - 1 ये +1 हो जाएगा। अब देखिए अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप देख ले, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक साइड पे 0 आ रहा है और दूसरे साइड पे नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन मींस इसके तीनों लाइन के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो आप ये रीजंस देंगे कि द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, इस सिस्टम का सोल्यूशन नो है। एंड द गिवन लाइंस हैव एंड द गिवन लाइंस हैव गिवन गिवन लाइन हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बीच में कोई नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब तीनों लाइन के बीच में कोई कॉमन नहीं है। दो के बीच में हो सकता है ये, लेकिन ये तीनों है, तो इसलिए कॉमन का वर्ड यूज करेंगे। नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लिख के ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आपने सॉल्व नहीं करना और ना इंटरसेक्शन आप फाइंड करें, बल्कि यहाँ तो फाइंड हो भी नहीं सकता। अगर पॉसिबल भी है तो फिर भी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन किया है कि क्या आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये, या आपके बीच में जो लाइंस प्रेजेंट है, तो क्या ये लाइन लाइन का कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं, बस सिर्फ ये बताना था। ठीक है। रो नंबर 3 में -5 = 7 है। क्या मैंने क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है क्या? ये देखिए रो नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड रो है, मैंने दोनों को उठाया है। ये 2 3 - 1 है, 6 5 0 है। तो ये देखिए 2 3 - 1 6 5 0, 2 - 5 7। 2 - 5 7 है। एक मिनट, मैंने लास्ट रो सही लिखा है या मैंने फिर मिस्टेक हुई? 2 5 - 7 है। अच्छा, ये 2 5 - 7 है।
ठीक है, आप बुक के रिस्पेक्ट से कर ले। अब यहाँ पे जो मैंने किया इसके रिस्पेक्ट से ये नो सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुक में 2 5 - 7 है, मैंने 2 3 0 लिखा है। लेकिन खैर, मैं इसको 5 अगर कर लें तो 5 भी कर सकते हैं, 2 5 - 7 करें तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर इसको दोबारा एक दफ़ा देख ले। लेकिन इसमें जो मैंने लिखा था इसका नो सोल्यूशन है, बाकी आप इसको करेक्ट करके आप खुद देख ले कि क्या आ रहा है। 2 5 0, और ये मेरे ख्याल में है बुक में जो है ये है, बुक में है 2 - 5 7। 2 - 5 7, 2 - 5 और 7। अगर आप इसको देख ले तो देखिए इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं इनको भी सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों कर लेता है। ये तो वैसे भी हो गया नीचे आंसर। इसका आंसर देखते हैं, वही ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करें। R2 - 3R1, और इसके लिए अप्लाई करें, दूसरे के लिए लिख ले R3 - R1। दोनों के लिए लिख ले R3 - R1, ये मैंने कॉमा लगाया है, और ये इसके लिए है। तो ये ऑपरेशन लिखने के बाद आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 - 1। टाइम मीटिंग और हो रहा है जूम का, तो आपने फिर से ऑनलाइन होना है, ठीक है। ये सॉरी, ये 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 0 - 1, और ये 1 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 0 -8 और 8। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक है तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सिंगल कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सिंगल कॉमन पॉइंट ऑफ इंटर